सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज माहौल कुछ बदला हुआ सा है और हमेशा ऐसा होता है कि मैं आपके सामने आता हूँ और अकेले ही सारी बातें करता हूँ, लेकिन आज की इस ख़ास महफ़िल में हम ये यूँ समझ लीजिए कि शम्ए रफ़ी के जितने हैं यहाँ परवाने बैठे हैं और परवाने भी ऐसे ऐसे कि कौन किससे कम है या कौन किससे ज़्यादा है। अब तक हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और इस बात का फैसला नहीं हो सका है कि हम में से कौन रफ़ी साहब का ज़्यादा बड़ा शहदाई है। तो पहले तो मैं आपको तारुफ करवा दूं, ये हमारे पास बैठे हैं रफ़ी अरुण गौतम जी। नमस्कार। अब ये रफ़ी अरुण गौतम साहब, इनका मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की इंट्रोडक्शन की इनकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने हर जगह पे इनको देखा है। अभी 24 दिसंबर में भी जो रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे कब्रिस्तान से लेके चौक से लेके रफ़ी मैंशन तक आपने हर जगह हर घड़ी रफ़ी अरुण गौतम भाई को देखा होगा। इनके बाद और हाँ, एक बात जो ख़ास तौर से बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो एक म्यूज़ियम जैसी कैफियत आप पा रहे हैं, हर तरफ रफ़ी साहब की तस्वीरें हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो खूबसूरत सा ये गोशा है, ये भी रफ़ी अरुण गौतम जी का है। इस वक्त हम लोग उनके घर पे बैठे हुए हैं और रफ़ी साहब से जो उनकी मोहब्बत है, ये उसका प्रैक्टिकल इजहार है, क्योंकि रफ़ी साहब के चाहने वाले तो हिंदुस्तान से लेकर न जाने कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर शख्स उसमें अपनी तरह से अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार करता है, कोई गा के, कोई लिख के, कोई स्टेज प्रोग्राम करके। रफ़ी साहब की मोहब्बत में जिस तरह से ये डूबे हुए हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल तरीक़े से अपनी उस मोहब्बत का ऐसा इजहार किया है कि जो भी शख्स यहाँ पर आता है वो एक लम्हे के लिए मशहूर हो जाता है और रफ़ी साहब की मोहब्बत में खो सा जाता है और फिर अरुण भाई की तारीफ़ करने के लिए मजबूर सा हो जाता है। तो ये तो हैं हमारे रफ़ी अरुण गौतम जी, और इनके बगल में जो शख्सियत बैठी है किसी शहनशाह की तरह, ये वाकई अपने फील्ड के शहनशाह हैं। ये है जनाब असलम खान साहब, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और बॉलीवुड के गोल्डन एरा के ये रिसर्च इन्वेस्टिगेटर भी हैं। तो ये तो हुए हमारे असलम खान साहब। उनके पास जो बैठे हैं यही हैं विनोद विप्लव जी। ये एक ऐसी शख्सियत है कि आपने इनके चेहरे को बहुत कम देखा होगा, कभी कभी आते हैं एपिसोड्स वगैरह में, लेकिन कभी कभी यूँ समझ लीजिए कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो मेरा साया खड़ा है वो यही विनोद विप्लव जी हैं। तो रफ़ी साहब के हवाले से इस तरह की चीज़ें जो भी हम लोग करते हैं, दोनों भाई मिलकर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आए। तो ये एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कई खूबसूरत चैनलों के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये इन्हीं के दम से वो चैनल चल रहे हैं। और उसके बाद एक और जो आखिरी में शख्सियत आप उस नौजवान की देख रहे हैं, इनका नाम है कौसर फिरोज़ फिरदौसी साहब। कौसर फिरोज़ फिरदौसी साहब मैगज़ीन आउटलुक से जुड़े हुए हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। और न सिर्फ ये कि ये रफ़ी साहब से मोहब्बत करते हैं, बल्कि रफ़ी साहब के गानों को अपने अछूते और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाते भी हैं। तो अब यहाँ पे रफ़ी साहब के गानों को गाने वाला तो एक ही शख्स है वहाँ कोने में बैठा हुआ, फिरदौसी साहब, और बकिया हम सब जो हैं वो सब जो रफ़ी साहब की मोहब्बत की जो शमा है उसके चारों तरफ बस निसार होने वालों में से हैं। और आज की यह महफ़िल यूँ समझ लीजिए कि ये एपिसोड क्या है, कुछ नहीं, बस एक दोस्तों की महफ़िल है। और जब सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, मैं हैदराबाद से आया और फिर उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी शाम को हम गुजारें साथ में कि जिसका हिस्सा आप लोग भी रहें। तो बस आज एक छोटी मोटी गुफ्तगू होगी रफ़ी साहब के बारे में, उनके गीतों के बारे में, और हम लोग अपनी अपनी राय का, बातों का इजहार करेंगे। क्या विनोद जी? तो इसकी शुरुआत तो मेरा ख्याल है कि मेज़बान हमारे अरुण जी हैं, तो अरुण जी से ही इसकी शुरुआत होगी भाई। मैं रफ़ी पहले तो सभी दर्शकों को मैं सिनेमाया और द ग्रेट लेजेंड चैनल की ओर से सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरा चैनल बड़े चाव से देखते हैं, बेताब रहते हैं देखने के लिए रफ़ी साहब की जानकारी। और आज साक्षात वो एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े और टाके लाजो पाओ। तो ये विनोद जी हमारे साथ हैं, जावेद जी भी साथ हैं, तो एक मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और रफ़ी साहब के बारे में तो क्या कहूँ, तू बेमिसाल है, तेरी क्या बात है, तारीफ क्या करूँ,
तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूँ। शुक्रिया। अच्छा अरुण जी, ये जो आपकी मोहब्बत का ये जो प्रदर्शन हो रहा है इस रूम में चारों तरफ, जी जी। बल्कि यूं कह लीजिए कि बस टेरेस से मैं दाखिल हुआ वहीं से वो मोहब्बतों का इजहार वो शुरू हो गया था। तो आपके दिल में ये रफ़ी साहब की जो मोहब्बत जगी, तो कैसे जगी, कैसे आपको लगा कि मुझे इस आवाज़ से प्यार करना है? मैंने कई चैनल पे भी ये दोहराया है, बार बार बताया आज अपने चैनल पे दोहराइए। आज एक और मैं बताना चाहूँगा कि बचपन में दिल्ली के अंदर क्या होता था कि बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को स्कूल से सभी बच्चों को फिल्में दिखाया करते थे बाल दिवस। तो हमें एक फिल्म दिखाने के लिए ले गए थे सारे बच्चों को स्कूल से। अच्छा। ब्रह्मचारी। अच्छा। तो ब्रह्मचारी फिल्म में जैसी वो रफ़ी साहब का पहला गाना आता है, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, और उसके बाद जो रफ़ी साहब के एक लाजवाब जो गाना मेरे को दिल को बहुत करीब है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस आवाज़ को सुन के, वो गाना था दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। और मुझे पता नहीं था उस समय स्कूल टाइम में कि ये रफ़ी साहब में। तो क्या होता था कि जब भी मैं कभी स्कूल से घर आया करता था तो क्या होता था कि इसी आवाज़ की गाने ही रेडियो पे बज रहे होते थे उस दौरान। तो एक दिन रेडियो पे ये गाना आ रहा था हमारे घर पे, दिल के झरोके। तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कौन है सिंगर? तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब है। और जिस दिन मैंने पिताजी की आवाज़ में जो मोहम्मद रफ़ी साहब सुना, वो दिन है। और आज मैं लगभग 60 साल का हो गया हूँ। तो क्या आपने क्या कहा? मैं 60 साल का हूँ। 60 साल के वाकई हो गए या 60 में इसको 2 से डिवाइड करूँ? क्यों भाई, कहाँ कहीं से लग रहे हैं ये 60 साल के हैं। तो माशाल्लाह। तो वो तब से रफ़ी साहब का जुनून और उनका आज तक बरकरार है। और जैसे जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मैंने रफ़ी साहब के रिकॉर्ड्स, बुक्स, सीडियाँ, जितना पूरे हिंदुस्तान में जो भी मिला रफ़ी साहब का, मैंने सब कलेक्ट किया। आज मेरे पास रफ़ी साहब के मैं 99% जो रिकॉर्ड निकले हैं मार्केट में वो सब है। और रफ़ी साहब के जितने प्राइवेट गाने हैं सारे मेरे पास हैं रिकॉर्ड में, 78 में। क्या बात है। डिजिटल तो है ही मेरे पास, लेकिन रिकॉर्ड्स में सारे वो तो नजर आ रहा है। और मैंने एक नई रिसर्च किया कि रफ़ी साहब ने जो फिल्मों में गाने गाए उनके लोबी कार्ड सिनेमा हॉल पे लगते थे, तो वो लोबी कार्ड गाने वाले मैंने कलेक्ट किए। क्या बात है। जैसे अभी देखिए गाना है ये बरसात की रात का, जिंदगी भर नहीं भूलेगी, लोबी कार्ड आप भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, अभी ये गुफ्तगू का अख्ताम हो जाए तो फिर हम आपको कुछ ख़ास चीज़ें यहाँ की दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा उस कार्ड के बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आपने जिक्र किया वो ब्रह्मचारी के उस गीत का, दिल के झरोके में। दिल के झरोके इस गीत से एक वाक़या जुड़ा हुआ है असलम भाई, मैं चाहूँगा कि आप वो वाक़या पेश करें। वो काफ़ी लंबा है ना वो, और उसके गाने में कुछ रिकॉर्डिंग के वक्त में नहीं, वो वाक़या ये है कि जैसे सब लोग जानते हैं कि जो याहू कपूर थे वो म्यूज़िक से बड़ा लगाव था उन्हें, और वो रिकॉर्डिंग पे और रफ़ी साहब को आके बताते थे। और मुझे नहीं लगता था, मैं ये फिल्में देखता था उसकी, बहुत देखता था कि मुझे ये देख के अच्छा लगता था कि शम्मी कपूर अच्छा एक्टिंग करता है, रफ़ी साहब अच्छा गाते हैं। क्या बात है। ये मेरे को हमेशा वो रहा जी। और शम्मी कपूर का मैं ज़बरदस्त फैन था। तो ये गाने में जो मैंने जो इल्म हासिल किया, सुना, पढ़ा, लोगों से जानकारी पता चली कि शंकर जयकिशन में अलहदगी हो गई थी 1962 के आसपास। और उसके बाद वो एक पूरी दास्तान हो जाएगी, लंबा एपिसोड बन जाएगा वो में। लेकिन अलहदा होने के बाद में ये दोनों गाने, ये गाने के वक्त, उनकी ब्रह्मचारी के वक्त उनके आपस में फिर से वो हो रही थी। पहले एक दूसरे की रिकॉर्डिंग पे भी नहीं जाते थे। यहाँ तक कि मैंने आपसे जब बताया कि पलकों की छाँव में जी जो फिल्म बनी थी 60s मिड में, शायद 65-66 में फिल्म थी, वो पहला गाना था उस पलकों की छाँव में जिसमें कि लता दीदी और रफ़ी साहब का रीयूनियन हुआ था। और उस गाने में मनोज कुमार हीरो था फिल्म में, और सायरा बानो उसकी घोष प्रोड्यूसर थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उसकी रिपोर्ट छपी वो आ गए थे, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, मैं आपको उसका पुरावा दे सकता हूँ कि शंकर जी उस गाने की रिकॉर्डिंग में नहीं आए थे। जबकि ये बात झूठ थी, क्योंकि शंकर जी आए थे मगर लेट आए थे, तो जब तक रिपोर्टर जा चुके थे।
ये रीयूनियन का पहला गाना जो था वो पलकों की छाँव में का था और वो फिल्म शेल हो गई। तो उस जमाने फिर इनके आपस में इनके जो डिफरेंसेस थे दूर हो गए। तो अगर आप लोगों ने एक गाना देखा हो, अप्रैल फूल गाना बहुत मशहूर था, वो गाना शंकर जी ने बनाया था। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि शंकर जैक्सन एक ही पेयर ऐसा आया है आज तक जो दोनों म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग बनाते थे। कल्याण जी आनंद जी में कल्याण जी बनाते थे, लक्ष्मीकांत प्यारलाल में लक्ष्मी जी बनाते थे, आनंद मिलिंद में आनंद बनाता है। इसीलिए एक की मौत के बाद किसी की फिल्म नहीं आई, मगर ये दोनों अलग अलग बनाते थे। और कोई जानकार जो है संगीत के रसिया है वो ट्यून देख के पहचान जाते हैं कि शंकर जी गाना ये जैसा गाना है। तो इस गाने में अगर आपने वो गाना देखा होगा, जरा शंकर जी जैसे आप सॉफ्ट आदमी थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को तो ये बनाते थे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जरा पहलवान जी उनका नाम भी मशहूर था, शो मैंने दिया था। तो एक उसमें गाना है अप्रैल फूल में, आ गले लग जा, तो उसका अगर आपने अंतरा देखा होगा वो बहुत फास्ट है और बहुत हाई टोन पे, और उसका जो वो शंकर जी ने बनाया था। और अगर आप इस गाने को गौर से सुने तो इस गाने में आपको उस गाने के अंतरे वाले में आपको झलक नजर आएगी। बिल्कुल। तो शम्मी कपूर ने कहा था कि ये पूरा जो मुखड़ा है वो रफी साहब एक सांस में गाए। और सीएम देसाई साहब हमारे साथ काम करते हैं, हमारे जूनियर भी थे, वो रिकॉर्डिंग पे मौजूद थे। उन्होंने कहा न सिर्फ ये कि ये शंकर जी से हम अलग हुए थे तो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग में भी नहीं जाते थे, रिकॉर्डिंग में भी नहीं जाते, इनको कोई संबंध नहीं, वो अलग गाने और ये अलग गाना बनाते, दोनों के एग्रीमेंट भी अलग अलग होते थे। तो शंकर जी उस गाने की रिकॉर्डिंग पे भी गए थे, ये दिल के झरोखे से। और ये भी सूत्रों से पता चला कि सीएम देसाई साहब ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इस गाने का वो शंकर जी ने किया था। और इस गाने पे भी हम जिस ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, गीत गाता हूँ मैं, उसमें एक से एक महारथी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गीत गाता हूँ मैं जितने हैं, रावण में जितने जिस तरह लंका में सभी 52 गजे थे उसमें सब 52 गजे हैं। तो वहां पर संगीत की सब बारीकियां जानने वाले भी हैं। तो वहां पर किसी ऐसी एक बार भाई चली तो किसी ने बताया कि भाई ये जो एक सांस में कोई, मैं तो संगीत की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानता, मैं जीरो हूँ, मैं फैन हूँ, सुनता हूँ, बता सकता हूँ भाई ये गाना कौन सी पिक्चर है, क्या पिक्चर का है, मगर संगीत की टेक्निकलिटी क्या मैं जानता। तो उन्होंने कहा कि ये गाना एक सांस में ये पूरा मुखड़ा गाया ही नहीं जा सकता, इसमें कहीं बीच में कट आएगा। और इस गाने को और उसको तो अवार्ड जो मिला, गाना जो मशहूर हुआ, जो हुआ, तो ये बात थी। और यहाँ आने के बाद मैं 2 बात बना था, थोड़ा बीमार भी हूँ। एक बात जो ऐसी मुझे बात याद आ गई कि मैं यानी इतना मेरी ज़िंदगी ये किस्सा है, जब मैं बच्चा था तो रफ़ी साहब गाने रेडियो पे आते थे, घर में रेडियो था, तो मैं बोलता था, मैं किसी को और सिंगरों को आवाज़ पहचानता भी नहीं था, मैं बोलता था मोहम्मद रफ़ी का गाना आएगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाता था और बुखार आता था घर में, तो बोलता था मोहम्मद रफ़ी का गाना आएगा और अच्छा हो जाऊंगा। और आज अल्लाह गवाह बोल रहा हूँ मैं कि आज जब मैं इस घर में आया, आते वक्त एक सीधी दर्द खा के आया, एक फिर गाया। यहाँ मेरी तबीयत ख़राब थी, चलने में तकलीफ थी, मेरा चेहरा दिखता है, और मुझे ऐसा लगा कि इस महफिल में, ये जो रफियंस फैमिली महफिल है, मैं थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया हूँ। और हो सकता ये है बात ये बिल्कुल एंड होते होते मैं अच्छा हो जाऊँ। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त हम दोनों आए थे तो रास्ते में इनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सुलझनी शुरू हो गई थी, ख़राब होने लगी थी। और जब आए तो उन्होंने कहा कि जावेद भाई आ तो गए यार, तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा थोड़ा दम लीजिए, अभी हम जिस महफिल में बैठने वाले हैं और जो मंजर आप देखेंगे, आप देखिएगा कि आपकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और अभी आपने देखा है कि माशाल्लाह यहाँ आने के बाद असलम भाई हमारे बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, वो आखिरी बात जी, और लोग बोलेंगे कि इत्तेफाक से मुझे मौका मिला रफ़ी साहब का घर के म्यूज़ियम में जाने का। मैं उमेश मखीजा जी के यहाँ गया, मैं बिहार में भी गया जी, उसके बाद में वहाँ पर भी गया, आपके कलकत्ता में भी गया। मगर मैंने यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार, लेकिन मैंने जो म्यूज़ियम की जो असली शक्ल और जो उसका क्लास और जो उसका मेयार, वो मैंने यहाँ देखा। टिल डेट जो मैंने रफ़ी साहब का बेस्ट म्यूज़ियम या मंदिर अटेंड किया हूँ वो रफ़ी अलम जी का घर है। क्या बात। और इस बात की गवाही
हर वो आदमी देगा जो यहाँ आया है और वो जो झांस जाएगा। इसमें एक खास बात जो इन्होंने बताई कि 99% जो रफ़ी साहब के रिकॉर्ड्स हैं, वो एपिसोड के एंड में ये कैमरा बता देंगे, 99% रफ़ी साहब के रिकॉर्ड जो है वो इस घर में आपको मौजूद मिलेंगे। और मैं तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था दो चार दिन के लिए, तो ये मेरे लिए हॉस्पिटल है और इसमें मैं Healing रूहानी तौर center। पर और फिजिकली मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। और जावेद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे तो ये लाए। यहाँ पे और मैंने आपसे कहा कि आपने ये दो साहबों को बुला लिया, ये भी बहुत अच्छा किया कि मेरे लिए ये वैक्सीन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो इसमें आगे के इसी लिए कड़ी में अरुण जी के यहाँ आगे के लिए सलाह इनको यही दूंगा कि जब भी कोई बीमार हो या कुछ यहाँ आ जाया यही करें। हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल दिल बचेगा और बिल्कुल। जल्दी आराम हो जाएगा, जल्दी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी गाने के जुड़ी एक और घटना थी, वो शम्मी कपूर साहब ने फरमाया था कि जब वो रफ़ी साहब से गुजारिश किया कि आपने एक सांस में गाना है, तो रफ़ी साहब ने गा दिया। और गाने के बाद जब रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर से बात की तो शम्मी कपूर से कहा, अरे मैं जिंदा रहा तो वो तो है कि तो गाऊंगा। तो हजारों गाने गाऊंगा। ये उनकी खाकसारी थी, वरना जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया के एक सांस रखवाले, में गाना और एक इतना सांस में बेहतरीन नहीं गाना। नहीं उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी खाकसारी थी, क्योंकि ये वाकया एक और गाने के बारे में है कि जब आरडी ने कहा शान के बारे में, यम्मा यम्मा आपके साथ हाँ जी, ये आपको गाना है, तो रफ़ी साहब ने कहा अरे इस गाने में इतनी ऊंचाई है, इतना ये है, कैसे गा पाऊंगा मैं, अब तो मेरी उम्र हो गई है। तो उस पर आरडी ने कहा कि भाई ये गाना तो आपको ही गाना है और बस आपने ही गाना है, कैसे गाइएगा ये आप जाने। तो ये उनकी एक मॉडेस्टी थी, वरना अगर आप देखें तो मैं सैकड़ों, दर्जनों नहीं, मैं सैकड़ों ऐसे गानों की लिस्ट आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जिन गानों में इन गानों के मुकाबले में ज्यादा उड़ान, ज्यादा हाई, ज्यादा रेंज, ज्यादा तकलीफ, सब कुछ है। सब कुछ बैजू बावरा का ही गाना है वही। बैजू बावरा से बहुत ऊपर भी कुछ गाने मौजूद हैं। यह है कि हम लोगों की, चूंकि सुनने वालों की वहां तक रीच नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है, तो उनके सामने जो चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी प्रोजेक्शन की गई है, लोग उसको ही मानते हैं, उसको ही कहते हैं, वरना एक से एक है। हाँ। अगर आप बारीकी की बात करें तो ये बैजू बावरा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सुनिए आप इसको, हाँ जी। हाँ, उसकी बारीकियां देखिए आप, उसकी कठिनाई देखिए आप। एक गाने वाले से पूछे कि भैया बैजू बावरा तो गा लोगे, इसको गा सकोगे? तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। उसके बाद अगर आप हाई पिच की बात करें, आप उड़ान की, मुगल आजम का जो गाना है जिंदाबाद, बहुत सारे, मैंने क्या कहा, दर्जनों नहीं, मैं सैकड़ों गानों की लिस्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ। उसके बारे में बता रहे हैं कि कई गाने। तो ये तो बहरहाल ये दिल के झरोके से जुड़ी हुई बहुत खूबसूरत बात थी, हमारे असलम भाई ने उसका जिक्र किया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की जो रेंज थी वो तो कमाल की थी, लेकिन रफ़ी साहब जैसे किशोर कुमार कुछ गाने के लिए जाने जाते थे, जिस स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो स्टाइल रफ़ी साहब अपने समय में गा चुके थे, बहुत पहले, और बहुत पहले गा चुके। बहुत मैंने पहले। अभी रिसेंटली 10 गाने ऐसे रफ़ी साहब की स्टाइल के गाने दिए जो, और लोगों ने मुझे इतना कमेंट्स किया कि भाई साहब गौतम जी आप कहाँ से निकाल के लेके आए हो, और वो रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की रेंज को भी क्रॉस कर दिया। रेंज को- ऐसे बेहतरीन गाने, और कुछ गाने ऐसे भी हैं, कुछ गाने ऐसे भी हैं कि जिनको सुनने के बाद एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन होता है, ये किशोर कुमार है कि रफ़ी साहब है, कौन है? ऐसी कॉपी। ये तो मुझे जॉनी वॉकर ने बताया था। ये एक सोसाइटी नाम की एक फिल्म आई थी जी, 55 में, दादा बर्मन का म्यूजिक था। हाँ हाँ, और दादा बर्मन इसके बारे में बहुत पंचुअल था कि सिंगर कौन, और ये चाहता था, और दादा बर्मन के तो किशोर दा तो थे, उनके बेटे ही थे, तो दादा बर्मन चाहते थे किशोर दा गाना गाए, और जॉनी वॉकर चाहता था कि रफ़ी साहब गाना गाए, क्योंकि रफ़ी साहब गाने वही गाते थे। सोसाइटी नाम की फिल्म थी। तो उसमें जो है, अब दादा बर्मन के पास आया तो रफ़ी साहब, तो रफ़ी साहब ने कहा कि दादा बर्मन से कहा, शायद उनका बहुत नया नया गाने शुरू किया, तो बोले दादा मैं ऐसा गाना गाऊंगा, फिक्र मत कीजिए, आपको लगेगा किशोरी गा रहे हैं, और वो गाना है, आप लोग सुन लीजिएगा, सोसाइटी फिल्म गाना, वो आपको ऐसा लगता है किशोर कुमार गा रहे हैं। वही तो मैंने कहा। माय गॉड। और बहुत सारे गाने ऐसे। और एक गाना और है, वो 70s का गाना है, वो कल्याण जी भाई का गाना है,
उसमें विनोद मेहरा और अपना वो विद्या सिन्हा है, वो गाना जब शायद चालू मेरा नाम, तो गाना जब शुरू होता है, ए रुक 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 रुक, तो मैं बोला मतलब आदमी आंख बंद करे तो भी किशोरदास है, मोर गाना रफी साहब जी। रुक 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 मेरी रानी। तो ये तो एक कुदरत है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं। बहरहाल हम लोगों ने इस खूबसूरत गाने की बात की। विनोद भाई, इस बारे में आपका जो तजर्बा रहा, पे आप जर्नलिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि रफ़ी साहब पे आपने बड़ी खूबसूरत किताबें भी लिखी हैं, और फिर रफ़ी साहब के नाम पे हम चैनल भी चला रहे हैं। तो ये जो सिलसिला था रफ़ी साहब से ऐसी शदीद मोहब्बत का, ये आपके दिल में कब से उत्पन्न हुआ? नमस्कार। जैसा कि बताया कि ग्रेट लीजेंड्स और सिनेमा चैनल हम लोग चला रहे हैं, इसके अलावा और भी चैनल्स हैं, लेकिन वो बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई मोहब्बत। लेकिन उससे पहले कि मैं बता दूं कि जो ग्रेट लीजेंड्स चैनल है उसकी एक तरह से शुरुआती दौर में जो सबसे पहले जो दौर में जो वीडियो बने वो यहीं पे बने थे, और उस समय बने थे जब कोरोना के समय में, जब कोई घर से निकल नहीं रहा था, उस समय यहाँ आकर के हम लोग, जब लोग डरते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से हम लोग मिले, और काफी चले वो वीडियो जो पहले बनाया था। एक ओपी नैयर पे बनाया था और एक लता मंगेशकर पे और भी बनाए थे। फिर जावेद जी भी उसी दौर में, हम लोग तो पहले से जुड़े हुए थे, जो एक किताब लिखी थी हम लोग ने मिलके, सबने, उसमें सबके आर्टिकल थे काफी लोगों के, तो रफ़ी की दुनिया, तो उसमें भी आपके भी आर्टिकल थे और अरुण जी के भी थे। तो उस समय हम लोग की मुलाकात हुई, तो जावेद जी भी पहले से ही, मतलब जो लगता है जो 10 वीडियो हमने डाले थे उसमें आपका भी एक वीडियो था। उसके बाद सिनेमाया की शुरुआत हुई बाद में, तो अभी कम से कम लगता है 1 साल या 2 साल हो गया, नहीं अभी तो 1.5 साल के आसपास हुए हैं। तो ये चलता है। बाकी तो हमारी तो कहें तो जब मैं मैट्रिकुलेशन में था तभी हमने एक, जब रफ़ी साहब का निधन हुआ था तब हमने एक लेटर लिखा था किसी न्यूज़पेपर में कि वो दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले रहे, ऐसे करके हमने उसका हेडिंग ही दिया था। और उसके बाद एक मतलब अंदर से ही एक लगाव, जब भी गाने सुनता था तो ये पता नहीं था किसके गाने हैं, लेकिन एक जुड़ाव लगता था। फिर धीरे 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 करके लगा कि हाँ एक गायक है जिनसे मेरा जुड़ाव है। एक होता है हर आदमी का अलग अलग गायकों। तो सबसे पहले कोई ऐसा गीत जिसने आपको बहुत स्ट्राइक किया रफ़ी साहब का, कोई ऐसा गीत? अब जैसे उड़न खटोला का, जो मैंने पहले जो हमने फिल्में देखी थी, जैसे अब उस समय की बात है जब मैं 80 के आसपास की बात है, तो उस समय पुरानी फिल्में भी दोबारा रिपीट मतलब रन, बाद में भी पुरानी फिल्में दोबारा सिनेमा घरों में, जैसे आज तो कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस समय तमाम फिल्में मुगल आजम हो चाहे वो रिपीटेड काफी फिल्में जो है वो देखा। तो काफी गाने, मतलब जैसे वही है गरीबों का पसीना, कई गाने जो हैं, गरीब जान के जो है उसका सब गाने, या उड़न खटोला के गाने, तो ये सब गाने जो है रेगुलर उस पे हमारे घर के सामने एक हमारे ही एज के हमारे साथी एक रहते थे, जो उन्होंने एक वो रिकॉर्ड प्लेयर लाया था, तो बड़ा जोर जोर से बजाते थे। अच्छा। तो पूरा मोहल्ले में ही हम लोग रफ़ी साहब गाने और पुराने गाने, बिना का गीतमाला और तमाम चीजें सुनते। मैंने उस समय एक साझा विरासत थी, मतलब कोई भी अकेले नहीं सुनता था। एग्जैक्टली। वो लुत्फ कुछ और पूरे मोहल्ले को सुनाता था। भाई देखिए ना, क्रिकेट के मैच भी सुनते थे। अब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप मुझे देखते हैं प्रोग्राम करते हुए, मैं अकेला बैठ के प्रोग्राम करता हूँ, वो लुत्फ एक अलग सा है, मेरा एक अलग नशा है। लेकिन ये जो नशा है साझे का, कि हम लोग आज की शाम को इस महफिल को साझा करके पेश कर रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती, इसका मजा और इसका नशा ये कुछ और ही है। तो वही है, तो इस तरह से चलता रहा। फिर बाद में हमने ये बताऊं कि जब मैं जहाँ मैं काम करता था, यूनिवार्ता UNI का एक हिंदी सेक्शन है, तो वहाँ पे एक आश्चर्य की बात है कि मतलब एक ऐसा ऑफिस था जहाँ हम लोग कम से कम 6 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे मोहम्मद रफ़ी वर्सेस किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी वर्सेस मुकेश, इस तरह के डिबेट करते थे रोज जी। मतलब, और जो हमारे जो एडिटर थे वो परेशान हो जाते थे, और तुम लोगों को कोई और दूसरा टॉपिक्स नहीं मिलता है कि केवल मोहम्मद रफ़ी की जो पुराने बरसों पुरानी चीजें हैं वो आज आप चर्चा कर रहे हो, रोज ही कर, रेगुलर हर दिन करते थे। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मतलब लगातार ही
आते ही शुरू हो जाते थे कि फलाना कोई बोलता था कि भाई ये किशोर कुमार ने जो गाया है क्या रफ़ी साहब ऐसा गा सकते हैं, तो हम लोग और भी गाने ले जाते थे कि क्या रफ़ी साहब ने जो गाया है वो मुकेश गा सकते हैं क्या, इस तरह से चर्चा होती थी। और उसी चर्चा के दौरान मतलब हमें भी कोई चूंकि उसमें हिस्सा लेना होता था जी। तो इसलिए कुछ कुछ जानकारियां मैंने अलग से खोजना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी जानकारियां हो गई कि मैंने एक किताब के रूप किताब में लिख दी जी। मेरी आवाज़ सुनो के रूप में मैंने लिखा जी। और 2007 में प्रकाशित हुई, जबकि उस समय कोई किताब नहीं थी रफ़ी साहब के। ओहो, पहली कोई किताब किताब नहीं। कोई किताब नहीं थी, पहली किताब इनकी आई। बायोग्राफी जो है कोई भी किताब नहीं थी, संग्रह थे, गानों के संग्रह थी, लेकिन किताब के रूप में कि हाँ, जिसमें रफ़ी साहब के सही। बारे में तमाम जानकारी मिले। अब तो कितनी किताबें हैं। फिर उसके बाद रफ़ी की दुनिया, और फिर हम लोग ये जो जंतर मंतर पे और जगह वो रफ़ी साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए आंदोलन जो भी है करते थे, जितना हम लोग को होता था। यहाँ हम लोग कई बार गए जंतर मंतर पे जाकर के, वहाँ राष्ट्रपति को वो भी दिया, ज्ञापन अरे भी भाई दिया बड़े था। दीवाने हैं ये रफ़ी और साहब। मैं एक हम, चीज़ बताना अरुण जी भी चाहूँगा। थे। हाँ, मैं विनोद जी के बारे में एक बताना चाहूँगा। इनका हमारा दोस्ताना तब से है जब फिल्म डिवीजन ने रफ़ी हाँ, साहब की वो- डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी, हम दोनों ने एक साथ बैठ बना कर के। डॉक्यूमेंट्री देखी थी। क्या बात। कुलदीप सिन्हा जी हाँ, की। कुलदीप से, तो उनसे और मेरी मुलाकात। फिर हम मिले और कुलदीप सिन्हा जी को हम दोनों बधाई दी। उसके बाद जब इनकी मेरी आवाज़ सुनो का विमोचन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मैं भी उनके साथ ही था। हाँ, तो क्या बात। उन्होंने वो भी बता दे कि कुलदीप सिन्हा जी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, आज उसके कई पार्ट जो है ना हाँ जी। वो यूट्यूब पे कई चैनल पे आप देखेंगे। जी, जी, लेकिन वो एक मुकम्मल लगता है 1 घंटे की या 2 घंटे की थी, डॉक्यूमेंट्री थी। वो फिल्म डिवीजन के वो डायरेक्टर थे उस समय, तो हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो हमने ये कहा कि आपकी भी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे और किताब भी एक है उसको भी लॉन्च कर देंगे। और उस सब बहाने तो बहुत बड़ा एक महादेव रोड पे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, तो उसमें वो भी आए थे, काफ़ी जर्नलिस्ट आए थे, पूरा चैनल सब भरे हुए थे। तो अरुण जी और भी कितने लोग आए, बहुत से लोग आए। जी। तो ऐसे करके ये सफ़र चलता रहा, अभी भी जारी है। और देखिए जब तक नहीं, सफ़र तो माशाल्लाह जारी है और इन फुल स्विंग जारी है पूरी रफ्तार के साथ। और दिन ब दिन कोशिश होती है कि भाई दिन ब दिन जो है हम लोगों की रफ्तार बढ़ रही है और ये रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बशर्ते कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हम इसी तरह से मिलता रहे जिस तरह से हमें अब तक मिलता रहा है। तो बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए और हमें हौसला मिलेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़र में और आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन इतना वादा है कि जितनी दूर भी जाएंगे आप हमारे साथ होंगे। और इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात आज की आखिरी मेहमान से कराऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ आउटलुक के जर्नलिस्ट बैठे हैं और न सिर्फ ये कि बड़े अच्छे ये जर्नलिस्ट हैं, रफ़ी साहब के बहुत बड़े शहदाई हैं, बल्कि रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते भी बहुत अच्छा है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये पैदा होगा कि यार जावेद भाई ये जो तारीफ़ कर रहे हैं कि चलो ठीक है जर्नलिस्ट हैं वो तो हम लोग पढ़ लेंगे और शहदाई हैं तो भाई हम भी शहदाई हैं, लेकिन ये गाते हैं, हम इस बात पे यकीन कैसे करें? अगर आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल पैदा हो रहा है तो मैं आपकी ज़ुबान में उसका पुरावा देने को तैयार पुरावा दे दीजिए। है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ बढ़ें, आप देख रहे होंगे कि हमारे अरुण भाई के हाथ में ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं पहले इनसे कहूँगा कि ये मैं ज़रा सा आपके मतलब उसको बढ़ा रहा हूँ, तजस्सुस को थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और अरुण भाई आप ज़रा बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि कुदरत ने हमारे जो कान बनाए हैं ना, वो बेसिकली एनालॉग म्यूजिक के लिए बने हैं हमारे कान। डिजिटल के लिए ये कान नहीं बने हमारे को, क्योंकि क्या होगा जब डिजिटल म्यूजिक सुनते हैं तो ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। और जब हम एनालॉग म्यूजिक सुना करते थे, एनालॉग म्यूजिक क्या होता था, जो ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड से जो गाने सुनते थे वो जिसको बोलते थे हिज मास्टर वॉइस, HMV को बोलते हैं हिज मास्टर वॉइस। तो रफ़ी साहब के बहुत सारे पोस्टर निकला करते थे हिज मास्टर वॉइस के, जो मेरे यहाँ भी लगा हुआ आप देख सकते हो, हिज मास्टर वॉइस रफ़ी साहब। तो ये उसका चिन्ह हुआ करता था हिज मास्टर वॉइस का। तो जब भी ये गाने कहीं बज रहा होता था रफ़ी साहब का, हम चाहे कितनी भी दूर होते थे तो एनालॉग गाने की यही खासियत होती थी कि वो कानों को इतना प्यारा लगता था, इतना लुभावना लगता था कि हम खिंचे आते थे और पूरा गाना सुन के ही आगे कदम बढ़ते थे हमारे। तो ये HMV का एक था मेन जो उसका लोगो जी लोगो है जो उनका, और इसी को हम देख देख के बड़े हुए हैं। और आज मैं मेरे अपने म्यूजियम में मेरे जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनको एनालॉग पे ही गाने सुनाता हूँ, रिकॉर्ड से सुनाता हूँ। और ये उसका एक चिन्ह है और ये इसका एक स्तंभ है या एक स्मृति है। और इसी स्मृति के बारे में एक और बात मैं जावेद जी से कहना चाहूँगा कि
जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो समा मैगजीन ने रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए जो सबसे पहले जो ट्रिब्यूट दिया था वो दिया था समा मैगजीन ने और माधुरी ने, तो और उसके बाद फिल्म फेयर ने दिया। एकदम से रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो ऐसा समा मैगजीन ने जो पोस्टर निकाला उनके जो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि के रूप में, वो दिखाना चाहूँगा क्या निकाला है। ये पोस्टर निकाला था समा मैगजीन में, इसमें देख सकते हैं वही जो डॉग है वो रो रहा है ग्रामोफोन के आगे, देखिए आप। तो कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया ये। असल चीज जो लिखा हुआ है, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है उर्दू में मास्टर वाइज चली गई। हाँ, ये मास्टर वाइज चली गई के गम में वो उनका निशान रो रहा है। तो ये इस मौके पे नौशाद साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही थी, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया। वो तो लाइनें बड़ी ही मशहूर हैं, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। तो ये बहुत आपने नायाब चीज़, नायाब बात आपने शेयर किया है। और जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं वो देख सकते हैं मास्टर वॉइस चली गई। तो वाक़तन ये हुआ था कि इसमें ये कॉन्सेप्ट जो था शमा वालों का कि वो आवाज़ चली गई, जो आका की आवाज़ थी, मास्टर की आवाज़ थी, अब वो आवाज़ चली गई। तो कौसर भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई हमारी ऑडियंस के साथ आप भी कनेक्ट हो जाएं और कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपनी मोहब्बत की बातें कुछ आप भी शेयर करें कि मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं उनमें सबसे कम उम्र आप ही हैं। तो इस कम उम्री के बावजूद आपकी ये मोहब्बत की दास्तान कहाँ से शुरू हुई? आदाब। मोहब्बत की दास्तान तो जैसे आम तौर पे लोग कहते हैं कि 70s का जो है वो ज़माना किशोर कुमार को जाता है, किशोर कुमार का ज़माना था। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि 73 में मैं पैदा हुआ और मुझे लगता है कि मैं पैदा हुआ उसके बाद होश में आया होगा तो मैं रफ़ी साहब के गाने मुझे मेरे जहन और दिलो जहन में हमेशा से रफ़ी साहब के ही गाने रहे। मैं बचपन में ही मैं उनके गाने गुनगुनाया करता था। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे सुनने में आया कि यार 70s का जो है वो किशोर कुमार का ज़माना था। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ इस बात को सोच के कि कैसे ज़माना था वो। मेरे दिलो जहन में कैसे रफ़ी साहब के गाने इस तरह से घर घर गए, इतने ज़्यादा मैं दीवाना हो गया बचपन से ही। तो अभी जैसे विनोद जी ने कहा कि हम डिबेट किया करते थे, मैं बड़ा ये सोचता हूँ कि यार डिबेट कैसे किया जा सकता है रफ़ी साहब को किशोर कुमार और मुकेश और दूसरे जो और सिंगर्स हैं। रफ़ी साहब तो बिल्कुल इनकॉम्पेरेबल सिंगर थे जिसका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, बिल्कुल अलग लेवल के सिंगर थे। तो वो रहा। दूसरी बात है कि चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने अभी भारत रत्न जब अनाउंस हुआ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चूँकि 2024 रफ़ी साहब के 100 साल पूरे हो रहे थे, काफ़ी कैंपेन भी चला पूरे देश भर में कि इस साल कम से कम जो अवार्ड जो ओनर 2001 में लता जी को मिल गया था और 2024 में कम से कम रफ़ी साहब को मिले। और ये बड़ी हैरानी की बात है, तभी हमने एक आर्टिकल लिखा, आउटलुक में वो आया भी है कि रफ़ी साहब को क्यों नहीं दिया गया। तो बहुत हैरानी होती है। और दूसरी बात ये कि इसलिए भी हैरानी होती है कि 2001 में जो अवार्ड मिल चुका लता जी को, हालांकि वो भी बहुत डिज़र्विंग थी, लेकिन रफ़ी साहब को क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं दिया गया। ये नहीं है कि जो अभी मौजूदा सरकार है उनसे ये शिकायत है, बल्कि इससे पहले की जो सरकारें थीं तो उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया था। तो बहुत हैरानी की बात है। तो लेकिन फिर वही है कि ये अवार्ड नहीं मिलने का बड़ा अफसोस था। और एक तारुफ और रह गया जो जावेद भाई ने नहीं दिया, भूल गए कि मैं बिग बीट एंटरटेनमेंट के नाम से एक ग्रुप है जो अभी हालिया 2024 में जो 100 साल पूरे हुए, तो 100 साल पहले के नाम से हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था इसी दिल्ली में और बहुत लोगों ने पसंद किया। और ये मतलब हम खराज अक़ीदत पेश करना चाहते थे अपने माध्यम से। तो यही हमारी मोहब्बत है, अक़ीदत है रफ़ी साहब के लिए। और बचपन से मैं उन्हीं को गाता रहा हूँ और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ रफ़ी साहब के गाने मतलब कॉपी करते हुए। जी, यहाँ पर ऐसा कि आपने कहा कि जावेद भाई भूल गए एक बात बताना। अब क्या है कि अगर मैं बिग बीट के उस प्रोग्राम का जिक्र करता तो मैं ये भी कहता कि भाई साहब इन्होंने बहुत ही शानदार आलीशान प्रोग्राम पेश किया था, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, तो इसलिए मैंने वो जिक्र ही नहीं किया।
नहीं, मैंने बुलाना बहुत चाहा, तो थोड़ी सी वही रही कुछ गाने की कि बात मसरूफियत कुछ जावेद भाई की भी ज़्यादा रहती है, तो किसी वजह से खैर चलिए, वो मैंने जस्ट मजाहन कह दिया। अगर रफ़ी साहब के गानों की बात आप करते हैं, क्योंकि उनके तो इतने सारे हज़ारों की तादाद में गाने हैं, सब एक पर एक हैं, कोई ऐसा गाना जो बिल्कुल रैंडम तरीके से आपके जहन में आता है? जब रफ़ी साहब का जिक्र आए, उनके गानों का जिक्र आए, तो बस एक गाना जो फ़ौरन आपके दिमाग में दाखिल होता है, वो कौन सा गाना है? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना जो बचपन से बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच, लेकिन वो गाना मुझे बहुत पसंद है, पालकी फिल्म से है, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। मुलाकात कीजिए, बहुत ही तो एक आपके ऑडियंस आपके सामने है, मुलाकात कीजिए उनसे फिर। गुनगुनाने की कोशिश जी करता हूँ। बिल्कुल। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। क्या बात। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे तो भाई मैंने ये सबूत दे दिया। तो ये तो नौशाद साहब की बहुत ही मशहूर, और इस गाने से एक कहानी भी वाबस्ता है कि इससे पहले वो चाहते थे तलत महमूद साहब में रिकॉर्ड करवाना। नौशाद साहब से हटकर अगर हम बात करें तो आपके जो फेवरेट संगीतकारों का अगर जिक्र हो तो और कौन सा ऐसा फेवरेट संगीतकार है? फेवरेट जो म्यूजिक कंपोजर रहे हैं वो मदन मोहन जी रहे हैं। हो जाए। और एक मदन मोहन जी पे इस साल एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जी। और मदन मोहन जी की अगर बात करते हैं तो उनका एक गाना है। नहीं, पहले आप कहिए मदन मोहन जी पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस बार जावेद भाई को बुलवाएंगे। जावेद और भी लोगों के बगैर नहीं होगा प्रोग्राम। अच्छा चलिए, वो कौन सा? पंचों में आपने बोला है। हाँ। चार गवाहों की मौजूदगी में चार गाना तो एक गाना है तुम्हारी जुल्फ के क्या बात। साए में शाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम क्या बात कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के। ये फिल्म थी नौनिहाल। नौनिहाल का एक गीत और भी था, याद है ना? जी हाँ, और उस गीत से हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम वाकया जुड़ा हुआ है। तो जरा सा वो गीत पहले 2 लाइन सुनाइए, फिर उस वाकये की तरफ भी आइए। जी, वो एक जावेद भाई से जो मेरी पहली मुलाकात है, मेरे ख्याल से 90s में। हाँ, 90s में वो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था रफ़ी साहब की याद में, रफ़ी साहब के सिंगर्स को लेके। तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और तो उसमें खुशकिस्मती थी मेरी कि उसमें मुझे विनर करार दिया गया। तो उसमें मैंने एक गीत गाया था, वो भी मदन मोहन जी और इसी नौनिहाल फिल्म से है, मेरी आवाज़ सुनो। तो चूंकि आज मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज़ सुनो। मैंने इनका जिक्र भी किया, इनकी मोहब्बत का इजहार भी किया और साथ ही साथ ये साबित कर दिया कि हमारे कौसर भाई रफ़ी साहब की
गाने बड़े खूबसूरती से गाते हैं। इत्तेफाक से आज इनकी आवाज़ थोड़ी सी लगी हुई भी है, और सच्ची बात यह है कि रफ़ी साहब के गीतों को गाते हुए, हालांकि गाते अच्छा है, थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं। और रफ़ी साहब की एक तस्वीर जो है वो सामने वाले को नर्वस करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जिस रूम में हम लोग बैठे हैं यहाँ तो चारों तरफ रफ़ी साहब नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि रफ़ी साहब की निगाहें घूर रही है, क्या गा रहा है तू। अच्छा जावेद भाई, इससे तो गुजारा कीजिए, कोई दादा बर्मन का भी गाना गा दें और कोई जैसा पे गाना गा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, SD बर्मन जी। और शंकर जयकिशन का जयकिशन का गाना गाए जी। आपको थोड़ा सुकून मिल जाए। नहीं, आपको सुकून देने के लिए हमारे विनोद भाई गाएंगे। आप देखिए, देखते जाइए आप, आज की महफिल का जो रंग है ना। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। और ये तो एटर्नल आनंद भी है, मेरा सब पसंदीदा है। और एक शम्मी के ऊपर कोई गाना गा दीजिए तो काम पूरा हो जाए। कोई दिल के जैसा कर दिए, कोई भी गा दीजिए, जैसा दिल के बदन पे सितारे लपेटे, एहसान तेरा हो। कोई एहसान तेरा हो गया। एहसान तेरा होगा मुझ पर, क्या बात। दिल कहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या बात, वाह 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 वाह। गोया अगर आज की महफिल में हमारे कौसर भाई नहीं होते तो शायद ये महफिल इतनी खूबसूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे विनोद जी सिर्फ लिखते नहीं हैं, कभी कभी गा भी लेते हैं अपनों की महफिल में। और चूंकि आप हमारे अपने हैं तो जाहिर सी बात है कि इस महफिल का हिस्सा आप भी हैं। तो विनोद भाई, आप अब गाने का जिक्र हो तो गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन एक बार अपना अनुभव बताता हूँ कि स्टार मेकर पे हमने एक लत लग गई थी। जी जी। तो उसमें होता है ना, ट्यून्स सुनाए जाते हैं और फिर आप ट्रैक होता है। तो वही एक हमारे और भी गायक है, वो बता रहे थे कि हम लोग ने महसूस किया कि बाकी गायकों के गाने को आप बहुत ही आराम के साथ गा सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिल्कुल जो स्टार मेकर पे गाते हैं, लेकिन जब रफ़ी साहब के गाने की बारी आती है, उनके गाने तो बड़ा सबसे कठिन होता है। मैं ही जो है रफ़ी साहब गाने में बड़ा दिक्कत होती थी मैं जब, और लेकिन अगर मुकेश जी के गाने हो, किशोर जी के गाने हो, उसमें आप आराम से गा सकते हैं। जी। तो गाना तो मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा तो क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती अच्छा है। गाना मुझे तो आता नहीं। कुछ भी जो भी आपको पसंद है। कौन सा गाना हो, अब मुझे तो ध्यान भी नहीं है। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई, दिल जो न कह सका। वाह वाह वाह। मजरू साहब। और कोई? आप तो वाकई जो कहा गया कि आप गानों को बहुत आसानी के साथ गा लेते हैं, तो ये तो देख रहा हूँ मैं कि अब इनको बोलिए, अरुण जी काफी गाते। नहीं, अरुण जी तो गाएंगे अभी तो आपकी बारी है ना। एक गाना आप और सुना दीजिए भाई। देखिए, यहाँ हम लोग गाने वाने तो सुना नहीं रहे, ये हम लोग सिर्फ रफ़ी साहब को एक तरह से श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। मेरा तो काट ही दीजिएगा, लेकिन ये कि और कौन गाया जाए। इनको आप बोलिए, काटने की जरूरत क्या है भैया? तो उनको नहीं कोई काट नहीं, हम लोग जो भी गा रहे हैं जैसा भी। देखिए, मोहब्बतों का कोई रंग नहीं होता, मोहब्बत का सिर्फ एक ही रंग होता है, मोहब्बत। गायक हैं जी। तो भाई देखिए, अब आप हमारे अरुण जी इनसे सुनिए आप, क्योंकि यार कहेंगे घर मेरा
महफिल मेरी, हमने चाय पिलाई, नाश्ता कराया और आपने हमको गाने का मौका नहीं दिया आपने। तो वही अब अरुण जी से आप सुनिए। नहीं मैं एक चीज़ जावेद जी बताना चाहूँगा कि दुनिया में रफ़ी साहब के जो रियल फैन है, जो शिद्दत से रफ़ी साहब को चाहते हैं, उनमें जावेद जी हैं, उमेश जी हैं, संजीव दीक्षित जी हैं, एहसान है और एक लंबी लाइन परंपरा है, ये विनोद विप्लव जी है, मैं हूँ। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई सिंगर नहीं। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि रफ़ी साहब के चाहने वालों की दो कैटेगरीज हैं, एक जो रफ़ी साहब को सुनते हैं, दूसरे जो रफ़ी साहब को गाते हैं। लेकिन रफ़ी साहब के जो सही परस्तार हैं वो उनके सुनने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जब वो जो लोग रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एंगल उनका हो जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमर्शियलिज्म आ जाती है। और ये भी मैंने बारहा कहा है कि रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत, उनकी आवाज़ अल्लाह ने जिस तरह की दी थी कि आज भी उनके जाने के 45 सालों के बाद भी न जाने कितने हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में और हर शहर में हैं जो रफ़ी साहब की गीतों को गाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। और आज उनके पास जो इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, फ़ैन फॉलोइंग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब का एजाज़ था कि उनसे, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही कि रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी वो एक पारस पत्थर की तरह थी। जिस तरह से पारस पत्थर जब किसी चीज़ से मस करता है तो वो चीज़ सोना बन जाती है, उनकी शख्सियत भी ऐसी ही थी कि जो भी रफ़ी साहब से जुड़ गया किसी भी तरह से, पारस पत्थर की सिर्फ एक खासियत होती है कि वो सोना बना देता है। लेकिन रफ़ी साहब के बारे में दो की चीज़ें थी कि कोई अगर पॉजिटिव है तो भी मशहूर हो गया, यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, और अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो भी मशहूर हो जाता है, लता जी और आशा जी बैठी हैं। तो ये तवील जो है फ़हरिस्त भी बहुत लंबी है कि जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलता है वो भी मशहूर हो जाता है। और इनके बारे में तो बस क्या कहा जाए कि मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि तो एक फिल्म भी हिट हो गई। हाँ, कौन सा, वो करण जौहर की फिल्म थी ना, हाँ, तो ऐ दिल है मुश्किल, जिसमें वो अनुष्का का एक बड़ा ही वाहियात सा एक डायलॉग था। तो बस ये रफ़ी साहब थे जिनके बारे में बस मैं तो यही कहता हूँ कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे अब दामन भिगोते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो अरुण जी, मैं बताना चाहूँगा जावेद जी, हम मेरे रफ़ी साहब का जो म्यूजियम बना रखा है उसकी एंट्रेंस पे ही मैंने एक मुखड़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जी। तो वही मैं आपको गा के बताना चाहूँगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। जय रफ़ी साहब। यहाँ पे एक बात, इनके गीत पे मुझे बात याद आ गई, चलते चलते मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब के गानों का जब जिक्र आता है, उनके सिग्नेचर जो गाने माने जाते हैं, दो गानों का हमेशा जिक्र होता है। एक तो आपने जो गाया दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, और एक है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी गीत। ये एक गीत जो बहुत ही रेयर है, बहुत खूबसूरत है, और अगर आपने नहीं सुना है तो इसे यूट्यूब पर जाकर सुनिएगा ज़रूर। खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। और इस गीत की जो अल्फाज हैं ऐसा लगता है कि शायद रफ़ी साहब खुद अपने लिए गा रहे हैं। तो भाई मेरा ख्याल है काफ़ी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम लोग 24/7 भी चाहेंगे तो गुफ्तगू करते रहेंगे। हाँ, और ये ख़त्म नहीं होगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश आप लोगों से करूँगा कि आज के इस एपिसोड को आप लोग व्यूअर की तरह मत देखिएगा, आप इस तरह से देखिएगा कि जिस तरह से हम यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, आप भी हमारा हिस्सा हैं। तो जब आप इस महफिल का हिस्सा बन के खुद को इस प्रोग्राम को देखेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि ये प्रोग्राम आपको हम लोगों से कनेक्ट करेगा और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बस जावेद जी, आपको ये रफ़ी साहब का सेंचुरी ईयर है और हम सब एक साथ एक लय में गाना गाएंगे, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देंगे सेंचुरी ईयर का। मुझे छोड़कर नहीं, सब मिलके गाएंगे। मुझे अभी तो दिल भरा नहीं, नहीं, वो
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, और यकीन रखिए कि जब जब हम मिलेंगे तो ऐसी महफिलें लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तो सबों की तरफ से खुदा हाफिज।